कल तक जहां तक बात हुई थी, अध्यापन विधि हम लोगों ने पढ़ लिया था। कितनी अध्यापन विधि की चर्चा हुई थी कल? 7 सर। 7। 7। आज हम लोग अध्यापन विधि 7 अध्यापन विधि से आगे बढ़ेंगे। अध्यापन विधियों के स्रोत के बारे में जानेंगे कि कोई भी एक अच्छा अध्यापन विधि आप तैयार करते हैं, उसकी संरचना तैयार होती है तो उसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, कई थियरीज को ध्यान में रखना पड़ता है। उन सिद्धांतों के आधार पे हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अध्यापन विधि जब आप तैयार करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना तैयार करते हैं, तो कितने सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं। कहते हैं ना, हमारा ये सिद्धांत है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते, हमारा सिद्धांत हो जाएगा। फिर हम जीवन जीते हैं, उस जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। उसी तरीके से हम यौगिक अभ्यास के लिए अध्यापन विधि पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाने के दौरान जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे, उस विधि में 5 सिद्धांत का हम पालन करेंगे। वो 5 सिद्धांत हैं: यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। 5 सिद्धांत। पहला तो यौगिक सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत, चौथा है शैक्षणिक सिद्धांत, पांचवा है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। इसको आप अपने से कुछ निमोनिक भी बना सकते हो सीक्वेंस याद करने के लिए, लेकिन पांचों याद होना चाहिए। अब सबसे पहले हम आते हैं यौगिक सिद्धांत पर। यौगिक सिद्धांत में कहा गया है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि योग क्या है। तो योग एक व्यायाम नहीं है, योग अभ्यास ऐसा अभ्यास है जो व्यायाम से अलग है। तो व्यायाम से अलग जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि व्यायाम क्या है, एक्सरसाइज क्या है। तो एक्सरसाइज जनरली शारीरिक हलचल को माना जाता है। इससे ठीक है, आपके अंदर शरीर में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्वस्थ होती हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें शारीरिक हलचल यानी गत्यात्मकता, मूवमेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यौगिक अभ्यास में क्या होता है, शारीरिक हलचल नहीं होती है। शारीरिक हलचल से तात्पर्य हम झटके नहीं देते हैं, हम कूद फांद नहीं करते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं, प्रबल तरीके से हम गति नहीं करते, बहुत तेज गति नहीं करते हैं। एक रिदम होता है, गति तो होती है, शारीरिक हलचल होती है, लेकिन वो रिदमिक होती है। तो प्रबल गतियों को हम टालते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं, यौगिक सिद्धांत है। तो पढ़ाने में जब हम कोई आ, सिद्धांत हम करेंगे जिसके द्वारा पढ़ाएंगे, तो उसमें इस चीज का ख्याल रखेंगे कि अगर हम यौगिक अभ्यास किसी को सिखा रहे हैं तो उछल कूद नहीं करवाएंगे, जिस विधि का भी आप पालन करें। यौगिक अभ्यास के कई हिस्से हैं, हर हिस्से का अलग अलग परिणाम सामने आता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे आसन है, आसन का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। प्राणायाम है, प्राणायाम का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। मुद्रा है, मुद्रा बंध का परिणाम बिल्कुल अलग होता है, और शास्त्रों में भी ये बात कही गई है। यानी कि हर यौगिक अभ्यास का एक अलग परिणाम होता है, यानी कि सभी यौगिक अभ्यास का एक ही परिणाम होगा ऐसा नहीं होता है। ये नहीं कोई बोले कि मैं तो रोज प्राणायाम करता हूँ तो इसीलिए जो है मेरी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कहे कि मैं रोज आसन करता हूँ इसीलिए हमारी जो है मन शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबका हर अभ्यास का अपना महत्व है, हर अभ्यास का अपना अलग फल होता है। आगे क्या कहा गया है, यौगिक अभ्यास में सबसे प्रचलित अभ्यास आसन है। अब आसन के बारे में कहते हैं, स्थिर और खिंचाव युक्त क्रिया है। एक तो स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरम सुखम आसनम, और खिंचाव, खिंचाव मतलब स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। और उससे क्या टोन प्राप्त होता है, टोन मतलब इलास्टिसिटी की प्राप्ति होती है। आसन को धीरे धीरे और बिना झटके के करना चाहिए, ये नियम है। जब आप किसी को अब सिखाने जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि आसन को धीरे धीरे और बिना झटके के करना चाहिए। आसन में कोशिश करते हुए, हर कोई कोशिश करता है, अगर आप 10 लोगों को आसन करा रहे हैं, हर कोई कोशिश करेगा
लेकिन सबकी कोशिश अलग होगी क्योंकि सबकी क्षमता अलग है। तो दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार ही करना चाहिए। और अपनी क्षमता अनुसार लगे कि अब थक गए हैं तो कुछ समय तक रुकना भी चाहिए। कि जितनी देर, अगर किसी तारासन में है कोई 1 मिनट रुक सकता है और मेरी क्षमता सिर्फ 20 सेकंड आज रुकने की है, तो हम 20 सेकंड ही रुकेंगे। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो 20 सेकंड से अपने आप क्षमता बढ़ती चली जाएगी। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, अपनी क्षमता अनुसार ही आसन में रुकना चाहिए। और जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे आसन सिद्ध होता है। सिद्ध होने से क्या तात्पर्य है, जैसे अगर अभी आप पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन में जितनी कोशिश लगती है आपकी, जितनी मेहनत लगती है, आप थक जाते हैं, पाँव दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, आप निकाल देते हैं, नहीं नहीं अब नहीं, अब हटा दिया। लेकिन जब अपनी क्षमता अनुसार कुछ समय तक रुकते 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 आप करते जाएंगे तो लंबे समय बाद आसन की सिद्धि होगी। तब क्या होगा, कितनी भी देर तक आप लगाते हैं श्रम रहित अभ्यास हो जाएगा, यानी कि उसमें आपको थकान नहीं होगी, नहीं लगेगा कि हमने कोई मेहनत की हुई है। तब आप लंबे समय तक शिथिलात्मक रूप से उस आसन में यानी सुखपूर्वक उस आसन में रुक सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम सामान्य श्वसन से बहुत अलग है। सामान्य श्वसन की तकनीक अलग है, प्राणायाम की तकनीक अलग है। सामान्य श्वसन तो पूरक रेचक दिन भर चलता रहता है, कोई काम करते हैं तो कुंभक भी होता है उस दौरान, लेकिन उसको हम प्राणायाम नहीं कह सकते हैं। और जितने भी यौगिक अभ्यास हैं, फिर से यहाँ ये बात कही गई है कि अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही करना चाहिए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा, दूसरों से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। और ये आप जब पढ़ाते होंगे या आपको पढ़ाया गया होगा तो ये जानकारी आपको दी गई होगी। उसके बाद कहा गया एक और चीज है कि यौगिक अभ्यास से अनावश्यक थकान नहीं होनी चाहिए। कि हमने इतना योग का अभ्यास कर लिया और कह रहे हैं कि इतने थक गए कब उठा भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। इसका मतलब वो यौगिक अभ्यास ना हो करके आपके लिए वो एक्सरसाइज भर हो गया है। इन एक्सरसाइज किया, आपने यौगिक अभ्यास नहीं किया। यौगिक अभ्यास जब आप नियमतः करेंगे, अभी जो नियमों को हमने ऊपर देखा है, तो आपको थकान नहीं होगी, अनावश्यक थकान नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए कि अभ्यास करने के दौरान थोड़ी सी थकान हो गई, सांस फूलने लगी, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, यानी शिथिलीकरण वाला अभ्यास कर लेंगे। शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे तो उससे दूर हो जाएगी थकान। अब ये कहा गया कि सभी यौगिक अभ्यासों से मन को शांति मिलनी चाहिए, यानी कि आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हमने अच्छे से अभ्यास किया हुआ है। यौगिक अभ्यास की शुरुआत मन और शरीर को शिथिल करते हुए शुरू करें। यानी जब भी शुरू कर रहे हैं, ये नहीं कोई काम करें करते हुए आए और तुरंत सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया, नहीं। हम लोग शुरुआत में, जैसे कि अभी अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा मन शांत करते हैं, श्वास पर ध्यान ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मन और शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, जोड़ते हैं उस अभ्यास से अपने आप को जो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं। और जब फिर हम अभ्यास को संपन्न करते हैं, किसी भी यौगिक अभ्यास को, फिर प्रार्थना हम करते हैं, स्वर में गाते हैं, या और भी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कुछ ध्यान कर सकते हैं, या नहीं तो श्वास पर ध्यान ले जाए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया, कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। संपन्न करने के दौरान क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को स्वर में गाना चाहिए, या प्रार्थना के जैसा ही सिमिलर टू प्रेयर ध्यान केंद्रित करना चाहिए किसी चीज पर। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है कि जो विधि हम करेंगे, चुनते हैं पढ़ाने की, उस दौरान उसको तैयार करने में जो 5 सिद्धांत है, पहला यौगिक सिद्धांत हमने देखा है। इनमें से कोई नहीं आंसर। यौगिक अभ्यास के दौरान इनमें से कौन सा सही तरीका है, प्रबल शारीरिक हलचल करना चाहिए, शरीर को खूब थकाना चाहिए, शिथिलीकरण का अभ्यास जरूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यौगिक अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है। योग अभ्यास झटके के साथ करना चाहिए। सभी यौगिक अभ्यासों का परिणाम एक ही जैसा होता है, सिर्फ पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है।
दोनों गलत है। दोनों गलत है। ठीक है। डी। यौगिक अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक अनावश्यक थकान होने पर क्या करना चाहिए? संवर्धनात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन, शिथिलात्मक आसन। पहला सिद्धांत हमारा यौगिक सिद्धांत हमने देखा। जब यौगिक सिद्धांत पर आए तो अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। पहले तो योग करा रहे हैं, कुछ जोड़िए अपने मन से निमोनिक में। पहले यौगिक सिद्धांत मतलब योग का अभ्यास है, उसके अध्यापन विधि है, तो उसमें यौगिक सिद्धांत पहले ध्यान रखेंगे, फिर सूक्ष्मता पर जाएंगे कि मनोविज्ञान के सिद्धांत को समझते हैं। तो आते हैं सूक्ष्मता पर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? कहते हैं सीखने को क्या कहा गया है? अधिगम कहा गया, लर्निंग कहा गया। सीखना मतलब लर्निंग, अधिगम। तो अधिगम में रुचि पैदा होना अध्यापन के लिए प्रेरणादायक है। जब तक हमारी रुचि पैदा नहीं होगी अध्यापन में, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। बिना रुचि के नहीं सीख सकते कि पापा ने कहा इसलिए पढ़ना है, फिर तो ध्यान कहीं और होगा, लगेगा हमने पढ़ दिया, पापा के लिए पढ़ दिया, भाई के लिए, मम्मी के लिए, किसी के लिए पढ़ दिया। तो प्रेरणादायक होना चाहिए। रुचि पैदा होगी तो प्रेरणा मिलेगी, तो हम मन से पढ़ेंगे, हमारे मनोमस्तिष्क में ज्यादा समय तक रुकेगा। अध्यापक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए जिससे कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि पैदा हो और उत्साह भी बना रहे। सीखने के लिए लगातार क्रिया आवश्यक है। क्रिया मतलब आप कुछ न कुछ आप करते रहेंगे, जो बताया जा रहा है उसको करना है। क्यों? क्योंकि सीखना अनुभवों की प्रक्रिया है, और अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जब आप क्रिया करेंगे। जैसे कि अभी ग्रुप डिस्कशन का बैच बनाया हुआ है, ग्रुप डिस्कशन में जब आप खुद पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अब तक तो हम पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ाना है। पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें प्रेजेंट कैसे करना था। आपके दिमाग पर जोर आएगा, फिर जब आप पढ़ाओगे तो और याद हो जाएगा। इसीलिए उसको क्रिया कहा गया। यानी जब तक छात्र क्रिया नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा। सिर्फ अभ्यास ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना भी कैसा? दोष रहित। तो अभ्यास अगर पढ़ाने को अगर अभ्यास मान ले, या आप मयूरासन कर रहे हैं, मयूरासन एक अभ्यास है। मयूरासन आप आज कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद जब लगातार करेंगे तो 1 महीने बाद जो स्थिति होगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वो दोष रहित स्थिति तक पहुंच जाए। किसी का 2 महीने में दोष रहित स्थिति तक पहुंच जाए। मयूरासन में कोई गलती नहीं हो रही। उसके बाद कहते हैं जटिल विषयों के लिए बार बार अभ्यास आवश्यक है। कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना, कहते हैं बहुत मुश्किल टॉपिक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर नियम बताया गया कि जटिल अभ्यास है, जटिल विषय है, तो उसके लिए क्या करना? बारंबार अभ्यास करना। आप लोग पूछते हैं ना याद करना है, क्या करना है, कैसे करें? थियोरी में ही कहा गया है, सिद्धांत में ही कहा गया। मुश्किल है, कोई बात नहीं, बार बार उसके प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अब सीखने का आधार क्या है? हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। सीखना हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है। इसीलिए तंत्रिका पेशीय सामंजस्य यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एक तो न्यूरो हुआ, पेशीय मतलब मसल्स, तो पेशी और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिना न्यूरो और बिना मस्कुलर के कोऑर्डिनेशन के कोई भी गत्यात्मक अभ्यास आप कर रहे हैं उसका विकास नहीं हो सकता है, उसमें आपके स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। गत्यात्मक मतलब मोटर, यहाँ कहा गया मोटर नर्व्स भी होता है। तो गत्यात्मकता जो है, चूंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपकी मसल्स अगर अच्छी नहीं है, वीक है, मसल्स में टोन नहीं है, मसल्स में फैट बहुत ज्यादा है, तो मसल्स के अंदर से ही तो न्यूरो यानी कि तंत्रिका तंत्र गया हुआ है, वो काम तो उसी हिसाब से कर रहा है। अब तंत्रिका तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है आपके मसल्स में भी वो कैपेसिटी, वो बैलेंस बना होना चाहिए। तो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीखने वाली विषय वस्तु छात्र के अनुभव क्षेत्र और क्षमता के अंदर होनी चाहिए। जो हम सीख रहे हैं, अगर मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी आज हम कर रहे हैं, तो ये हमारे क्षमता के अंदर है, तभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है जिनके क्षमता के अंदर ना हो, जैसे कि जो अभी सिर्फ 1 महीने का कोर्स कर रहे होंगे, या उन्होंने कभी करा ही नहीं है योग में कोई कोर्स, और सिर्फ वो
YCV लेवल 1 का कोर्स कर रहे हैं, उनको आप कहें कि आप आ जाओ यूजीसी नेट की तैयारी करो, उनकी क्षमता से बाहर होगा, ये विषय वस्तु ही उनकी क्षमता से बाहर होगा, फिर उनको पढ़ा कर देख लीजिए। दूसरी बात, हर छात्र की क्षमता अलग अलग होती है, सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते हैं। सीखने की योग्यता उनकी जन्मजात क्षमता और पहले के जो उनके किए हुए अनुभव हैं उस पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर हमने पहले से योग दर्शन पढ़ा हुआ है तो आगे जब हम योग दर्शन किसी शिक्षक से पढ़ेंगे तो हम ज्यादा उसको कैच कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अनुभव है हमारे पास। और अगर हमने पहली बार पढ़ाई शुरू की योग दर्शन की तो पहली बार में बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हमें उतना समझ में ना आए जितने की दूसरों को आ रहा है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, सीखने की योग्यता उनकी जन्मजात क्षमता पर भी निर्भर करती है, यानी बाय बर्थ वो कितना इंटेलिजेंट है इस पर भी निर्भर करता है। अब इसमें कह सकते हैं, योग में बहुत सारे योगियों से मैंने ऐसा सुना हुआ, योग के एक्सपर्ट से सुना हुआ है, जो कि मैं भी सही मानता हूं, कि अगर आपकी शादी, बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसमें शादियां नहीं हुई होंगी, आप सिर्फ योग पढ़े ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी योग का अभ्यास कीजिए, और शादी के बाद जो आपके बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर बाय बर्थ एक बेहतर क्वालिटी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि योग में आगे हम ना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, ना थियोरी ना प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं, तो फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो जन्मजात क्षमता भी सीखने में बहुत मायने रखती है। उसके बाद कहते हैं, यदि सीखने वाले यानी छात्रों को पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा पता हो, विषय वस्तु की जानकारी हो, तो सीखने में भी शीघ्रता आ जाती है। जैसे कि कल पुंडलिक सर ने, उनको क्लास लेना था आहार का, आहार एवं पोषण, तो उन्होंने पहले से आपको सिलेबस बता दिया, विषय वस्तु ये है, ये हमें पढ़ना है, रूपरेखा ये है। पहली क्लास में उन्होंने सिर्फ रूपरेखा की जानकारी आपको दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, सीखने में भी शीघ्रता आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कल बताया था आपको कि पूरा सिलेबस किससे कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको टेक्निकली आप उस विषय पर ज्यादा ध्यान दोगे जहां से कि ज्यादा जिसका वेटेज है। तो किसी यौगिक विषय वस्तु के नियमित अभ्यास से, कोई भी यौगिक विषय वस्तु चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरेटिकल हो, जब उसका रोज रोज हम अभ्यास करते हैं तो आपको भी बड़ी संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, और फिर उसके लर्निंग में वो प्रक्रिया मददगार होता है। ये सब ऐसी चीजें जो सब हम सब जानते हैं, बस इसको ये है कि अपने अंदर उतारने की जरूरत है। एग्जाम की दृष्टि से तो समझ ही रहे हैं। शारीरिक विषय वस्तु है, जैसे आसन के अभ्यास है, उसके बीच बीच में विश्राम करना चाहिए। जब बीच बीच में आप विश्राम करेंगे तो शरीर को, मसल्स को आपको रिलैक्स मिलता है, तो उसका रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। यानी कि 2 घंटे तक लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं आसन का, वो ठीक नहीं है, या 1 घंटे तक या 10 मिनट तक लगातार कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। बीच बीच में आपको विश्राम की भी जरूरत है। वो भी विश्राम भी डिपेंड करता है कि किसकी कितनी क्षमता है मांसपेशियों की। इससे क्या होगा, विश्राम क्यों जरूरी है, तो मांसपेशियों में थकान ज्यादा ना हो और कोई केमिकल उससे अलग रिलीज ना हो जिससे आपको नुकसान हो। तो मांसपेशियों के थकान को रोकने के लिए, साथ ही मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विश्राम की जरूरत होती है। तो देखिए, विश्राम का भी बहुत महत्व है। 2 सिद्धांत हमारा हो गया। तीसरा सिद्धांत है हमारा, हमने पहले पढ़ा यौगिक सिद्धांत, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यौगिक के बाद हम लोगों ने कहा सूक्ष्म पर आते हैं। सूक्ष्म था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बाद हमने सूक्ष्म से थोड़ा स्थूल पर आते हैं। स्थूल क्या है, शरीर रचना एवं शरीर के क्रियात्मक सिद्धांत, यानी कि हमारे शरीर की रचना कैसी है, हाइट छोटी है, बड़ी है, क्या है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, स्त्री पुरुष के शरीर की रचना भी अलग अलग होती है, दोनों की समस्याएं, दोनों के निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी अलग होते हैं। तो अब सूक्ष्म से हम स्थूल पर आ रहे हैं कि शरीर की रचना और शरीर में जो क्रिया हो रही है, जो नेचुरल क्रियाएं हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जब इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो हम कोई भी विधि अपनाएंगे तो उसमें मदद मिलेगी। जैसे कि हर उम्र और लिंग के लोगों के लिए सीखने सिखाने का तरीका बदल जाता है, इसीलिए कहते हैं ये किड्स योग की क्लास है, ये ओल्ड एज योग की क्लास है, ये नॉर्मल योग की क्लास है, ये
दिव्यांग जनों के लिए योग की क्लास है, ये डायबिटीज वालों के लिए योग की क्लास है, क्योंकि शरीर सबकी स्थिति सबके अलग अलग होती है। और उसमें भी अगर आए पुरुष और स्त्री पर, तो पुरुष और स्त्री के शरीर में जो संरचना है, शारीरिक संरचना, उसमें भेद होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्त्री और पुरुष के शरीर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन जितना है वो टू द पॉइंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक रचना की दृष्टि से पुरुष मजबूत होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अलग बात है कि कोई 6 फीट की महिला हो और 5 फीट वाले दुबले पतले को दो उसमें धक्का दे करके गिरा दे कि देखो मैं तुमसे मजबूत हूं, और ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो एक्सेप्शनल केस है, बस एक्सेप्शनल केस को नियम नहीं माना जा सकता है। तो शारीरिक दृष्टि से पुरुष मजबूत होते हैं, जनरली ये है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस अखबार में देखने को मिलते हैं कि पत्नी अपने पति को खूब पीटती है, बेचारा मार खाता रहता है, वो हार जाता है, तो वहां एक्सेप्शनल केस में गिना जाएगा। अब स्त्री में कहा गया स्त्रियों को दुर्बल माना जाता है, हड्डियां टखने तो आप लोग इमोजी हंसने वाला क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। सच है कि नहीं है? हालांकि ऐसा आप मत कीजिएगा, कभी भी लड़ना नहीं है, ऐसे मारपीट वाला लड़ाई मत कीजिएगा, झगड़ा, जिनकी शादी हुई है वो, ये सब ठीक नहीं है। तो स्त्रियों को दुर्बल माना जाता है, हड्डियां टखने तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। स्त्रियों में फैट यानी कि वसा उत्तक ज्यादा होता है, फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं, इसीलिए महिलाएं थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा खा लेती हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड को कम देती हैं और अपने चुरा के ज्यादा खा लेती हैं, ऐसा नहीं है। वो बाय नेचुरल है कि उनमें फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं पुरुषों के मुकाबले। ये देखिए, अब है, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। एक तो वहां से भी आएगा, फैट टिश्यूज महिलाओं में ज्यादा होती है। पेशियों का भार संपूर्ण शरीर के भार का 41.8% होता है, 41.8%। किसमें? पुरुषों में। पेशी मतलब मांसपेशियां, यानी मसल्स जो होती हैं, वो मसल्स ज्यादा होती हैं और मजबूत होती हैं। इसीलिए मसल्स का, पूरे शरीर में मसल्स का जो वेट होता है पुरुषों में, वो 41.8% तो मसल्स ही होता है। वही महिलाओं में मसल्स, कहते हैं ना खोखला मसल्स, मतलब उसमें वो दम नहीं है, ताकत नहीं मसल्स में। तो स्त्रियों में इसीलिए वेट कम होता है, नेचुरल बात हो रही है। तो स्त्रियों में कितना होता है? 35.8%। इसको परसेंटेज को नोट करना आपने, एग्जाम में आ सकता है। अगर आप जिम वगैरह कर रहे हैं तो अलग है, फिर आप जिम कर रहे हैं तो दूसरे जो पुरुष जिम कर रहे हैं उनसे आपकी तुलना होगी, तो वहां भी शायद ये नियम लागू हो जाए, लेकिन अब ये सामान्य बात हो रही है। पुरुषों में कितना है मसल्स वेट पूरे शरीर का विद रिस्पेक्ट टू बॉडी? 41.8%। और महिलाओं में कितना है मसल्स वेट? 35.8% विद रिस्पेक्ट टू हर बॉडी। अब आते हैं, वसा ज्यादा होता है किसमें? महिलाओं में। अब जैसे ही फैट ज्यादा होगा तो मसल्स की कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए महिलाएं जल्दी थक जाती है। पुरुष कहते हैं देखो मैं कितना मजबूत हूं, मैं नहीं थक रहा हूं। इसमें पुरुष को इसमें गर्व नहीं करना चाहिए कि जो है हम नहीं थक रहे हैं तो हम बहुत मजबूत हैं, नहीं। ये बाय नेचुरल है कि उनके पास फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी थक जाती है, उनके पेशियों यानी कि मसल्स की कार्य क्षमता कम होती है, बाय नेचुरल है। एक सेकंड, इसको कुछ ज्यादा ही गाढ़ा है, इसको थोड़ा कम करते हैं। अब पेट की भित्ति मजबूत होती है, यानी कि स्टमक मसल्स क्या होता है पुरुषों का, वो ज्यादा मजबूत होता है, और महिलाओं की पेट की भित्ति सामान्यतः कमजोर होती है। इसका दूसरा रीजन भी है, हर महीने की जो उनकी समस्या होती है, उसके साथ साथ अगर वो प्रेगनेंसी को कैरी कर रही हैं तो उसकी वजह से भी पेट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो इन समस्याओं की वजह से मांसपेशियां महिलाओं की कमजोर होती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में जो एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। पुरुषों को ये सब नहीं झेलना पड़ता है तो वो अपने आप को बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी मांसपेशियां बड़ा मजबूत हैं। शारीरिक बनावट में भी अंतर है, जैसे कि वक्षस्थल, कमर चौड़ा होता है पुरुषों का,
और वक्षस्थल और कमर चौड़ा होता है तो शारीरिक क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता है, मजबूत ताकत ज्यादा लगती है। और स्त्रियों की बात करें तो कमर और वक्षस्थल छोटा होता है, पीठ की निचली मांसपेशियां छोटी होती हैं, जिससे कई बार लॉर्डोसिस की समस्या होती है। तो महिलाओं में अगर आपको आ जाए लॉर्डोसिस की समस्या किसमें ज्यादा होती है, तो लॉर्डोसिस की समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है। कुबरपन वाली स्थिति होती है ना, झुकने वाली, पीठ की निचली मांसपेशियां छोटी होती है, इस वजह से ये समस्या होती है। अगर मांसपेशियां मजबूत रहे किसी की पीठ की तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। लॉर्डोसिस जिसको किसको ज्यादा होगा, महिलाओं को, ऐसा नहीं पुरुषों को नहीं होगा, पुरुषों को भी समस्या होती है लेकिन संख्या ज्यादा महिलाओं की होती है इसमें। अच्छा, एक और चीज है, ये याद करने वाली बात है, इसको भी नोट करना है, ध्यान रखिएगा। पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल 133 डिग्री का होता है। पुरुषों में कितना होता है, लंबोसेक्रल एंगल 133 डिग्री का होता है। महिलाओं में लंबोसेक्रल एंगल 138 डिग्री का होता है। पुरुषों में कम है 133 डिग्री, महिलाओं में ज्यादा है 138 डिग्री। तो महिलाओं की कमर देखते हैं ना, थोड़ी सी ज्यादा झुकी रहती है। अब आगे आते हैं, पेशी तान, टोन। अब पेशी तान यानी टोन, मांसपेशियों में जो इलास्टिसिटी होती है, टोन को हमने पहली क्लास में भी बताया था। पेशी तान मतलब टोन का मतलब मांसपेशियों में, मसल्स में जो खिंचाव होता है वो कितना बेहतर खिंचाव है, आपका इलास्टिसिटी कितनी अच्छी बनी हुई, बैलेंस है। जितना बैलेंस होगा उसके शरीर और उसके कार्य करने की क्षमता पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेशीतान क्या है, पेशी तंतु का सतत संकोच है। संकोच मतलब सिकुड़ना। पेशी टोन यानी कि इलास्टिसिटी, अगर खींच दिया तो फिर वापस आ गया, इलास्टिसिटी बनी हुई। ये नहीं खींच दिया तो वहीं रुक गया, फिर तो बहुत खराब स्थिति होगी, फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। ढीली पेशियों को ठीक करने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। यानी अगर किसी के मसल्स टोन खराब हो गया है, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर नहीं है, पेट फैल गया, चर्बी इधर लटक रही है उधर लटक रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको ठीक करने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाएगा। और आसन का अभ्यास करेंगे तो उस दौरान शिथिलीकरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये नहीं कि अचानक से अभ्यास करके शरीर को खराब कर ले। पेट की मांसपेशियां पेट के अंगों को अपने स्थान पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बताया जाएगा कि मांसपेशियों का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर जो फैट है, फैट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अंदर जो हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सही स्थान पर बनी रहे, उसके लिए अलग अलग तरह की मांसपेशियां कार्य करती हैं। और रही बात पेट की, तो पेट अगर लटका हुआ है तो अंदर जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसका पोजीशनिंग उसकी खराब होगी, तो उससे भी आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा गया पेट की पेशियों का तान सही होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो पेट की मांसपेशियां आपके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको अपने सही स्थान पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए आगे चलते हैं। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से, लंबे समय तक हमने कोई शारीरिक मेहनत नहीं किया, या फिर हमें कोई डिजीज हो गया, या फिर हमने कोई श्रम किया ही नहीं, हम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर करने वाला काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी मसल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशीय कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिए, रोज अभ्यास करना है। ऐसे में श्रम युक्त यौगिक अभ्यास करना है, वो भी कैसे, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक शुरू करना है। कोई बीमारी से उठता है, अचानक से हम उसको बहुत ज्यादा यौगिक अभ्यास नहीं कराते हैं। कैसे कराते हैं उसको, धीरे धीरे। कहते हैं आपने लंबे समय तक नहीं किया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एक एक अभ्यास रोज हम करेंगे। फिर उनसे पूछते हैं कि अब कल जो अभ्यास कराया उससे कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, बॉडी ने उतना एक्सेप्ट कर लिया या नहीं, नहीं किया तो उससे कम करेंगे, कर लिया तो उससे या तो उसी पर कुछ दिन रखेंगे या नहीं तो उससे एक दो अभ्यास और बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसके मसल्स की कैपेसिटी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, और खराब थी तो धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं किसी भी खास पेशियों के कार्य करने पर, एक सेकंड,
किसी खास पेशियों के कार्य करने पर थकान सिर्फ उसी पेशी तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके दूसरे अंगों तक भी फैलती है। अगर आप हाथ से कोई कार्य कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ हाथ थकेगा, हो सकता है कि हाथ से जुड़े हुए जो कंधा वाला हिस्सा है उसमें भी थकान हो। जब आप तेज तेज दौड़ते हैं तो दौड़ तो पैर से रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैर में थकान होगी, हो सकता है पेट भी उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, पेट पर भी असर पड़ रहा है, पेट के अंगों में भी फैल रहा है, तो हो सकता है पेट पर भी उसका थकान आए। कंधा हो रहा, हाथ आगे पीछे हो रहा, उसमें भी नहीं कि जिस अंग को आप कार्य में ला रहे हैं उससे जुड़े हुए दूसरे जो मसल्स हैं वहां तक भी थकान का असर होता है। इसीलिए उस थकान को दूर करने के लिए क्या करेंगे, शवासन मकरासन वाले शिथिलात्मक आसन का अभ्यास करेंगे। अब कहा गया शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है, अगर बॉडी में संतुलन बनाए रखना है तो मसल्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि कान में एक अर्ध चंद्राकार नली होती है, उसमें एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं इंडोलिम्फ लिक्विड। तो उस चंद्राकार नलिका में इंडोलिम्फ भरा होता है, और जब आप गोल गोल जैसे कि हाथ घुमा करके गोल गोल घूमते हैं तो इंडोलिम्फ जो है उसमें हलचल होती है, इसीलिए आपको धरती घूमती हुई नजर आती है। या कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं चक्कर आ रहा है, तो डॉक्टर देखता है, चेक करवाता है कि कान में दिक्कत तो नहीं है, कोई कान में वो लिक्विड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। उसकी वजह से ही बॉडी का यानी कि मसल्स का संतुलन खराब होता है। अब ये क्या काम करता है, जो कान में अर्धचंद्राकार नलिका होती है वो आपके शरीर को संतुलित बनाए रखने में कार्य करता है। कौन सा लिक्विड है, इंडोलिम्फ लिक्विड है। इस दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। साथ ही संतुलन के लिए आंखों का ठीक होना भी जरूरी है, यानी कान तो स्वस्थ होना ही चाहिए, आंख भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर आंख ठीक से आप देख नहीं पा रहा, आप चल रहे आगे गड्ढा है, आपने देखा ही नहीं, गिर जाओगे, इसलिए आंखों का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। त्वचा भी आपके हेल्दी होनी चाहिए। त्वचा पता चला आपको खाज खुजली हो गया, पता ही नहीं चल रहा, उस पर कोई कीड़े मकोड़े बैठ गए, आपको पता नहीं चल रहा, मच्छर बैठ गया, पता नहीं चल रहा है, मच्छर ने काट लिया, आपको बीमारी हो गई, डेंगू हो गया, क्या करोगे आप। जब आपके स्वस्थ शरीर रहेगा, त्वचा भी पूरी तरह से स्वस्थ है, तो जैसे ही त्वचा पे कोई संवेदना होती है तुरंत वो ब्रेन को मैसेज भेजता है। उसके साथ साथ आपके लिगामेंट्स का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से या एक मसल्स को, हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स अपने आप बने हुए हैं, उन लिगामेंट्स का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हम योग का अभ्यास करेंगे तो इन सारी चीजों को, इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। कौन से सिद्धांत में हम ये पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? सर शारीरिक संरचना एवं शारीरिक क्रियात्मक। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। किसी भी क्रिया में, कोई भी कार्य हम करते हैं, वर्क करते हैं, तो सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा की खपत होनी चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। खास करके यहाँ पर कहने का तात्पर्य योग से ही है। जब हम योग का कोई अभ्यास करते हैं, जब उसमें हम सरलता रखते हैं और दक्षता, यानी कि हम उसमें अब दक्ष हो गए, हमारी एक्सपर्टीज हो गई है, तो एनर्जी आपको कम लगेगी। यानी किसी अभ्यास में ऊर्जा की खपत कम होनी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा की खपत होनी चाहिए, यही योग की आदर्श स्थिति है। तो कहा जाता है ना, योगियों को कम भोजन करना चाहिए, और जब आप बहुत मेहनत वाला काम आप करोगे तो ज्यादा भोजन चाहिए, जो मजदूर है उनको भोजन ज्यादा चाहिए होता है। तो इस सिद्धांत से वो भी कोरिलेट हो रहा है। तेज शारीरिक गतियों में अधिक ऊर्जा लगती है, जबकि स्थिर क्रियाओं में कम ऊर्जा लगती है। तो स्थिर क्रिया कौन सा हुआ, योग का, तो योग में कम ऊर्जा लगेगी। और व्यायाम आप करेंगे तो व्यायाम में ज्यादा ऊर्जा लगती है। जो लोग जिम जाते हैं, जिम वाले अलग से पाउडर वगैरह भी लेते हैं, उनको भोजन का अलग से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एनर्जी कहाँ से चाहिए। उसके बाद कहते हैं शारीरिक सिद्धांत में कि तेज गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं को करते समय शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि यौगिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग में भी कई बार हम लोग ऐसा अभ्यास करा देते हैं जिससे कि बहुत झटके लगते हैं, शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न होने लगती है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। उसके बाद कहा गया शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा।
महिला और पुरुष में अलग अलग होता है, उसका केंद्र अलग होता है। शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है बैलेंस के लिए, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे होता है। इसीलिए स्थिरता और संतुलन वाले अभ्यास में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज आपने देखा होगा, जनरली ये बाय नेचुरल है कि महिलाओं की फ्लेक्सिबिलिटी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। हाँ, अपवाद को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि उसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फैट टिश्यूज ज्यादा है, इसलिए भी ऐसा होता है। और मसल्स हार्ड होता है पुरुषों का, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। तो कुछ फायदा कुछ नुकसान भी है। चौथा सिद्धांत है हमारा, सूक्ष्म से स्थूल पर आए, स्थूल से अब हम ज्ञान की तरफ आएंगे। मन को देखा, शरीर को देखा, अब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मन और शरीर को देख करके। मन और शरीर दोनों जुड़ेगा तो शिक्षा हासिल कर पाएंगे। तो चौथा है हमारा शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत में कहते हैं सीखना यानी कि लर्निंग जो है वो संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है। ये शब्द थोड़ा भारी भरकम है। तो संग्राहक का मतलब होता है रिसेप्टर्स, मतलब कि जो संग्राहक मतलब जो प्राप्त करता है। आपके पास कोई आया, किसी के यहाँ से कोई संवादिया आया, कोई सामान लेकर गया, तो उसको संग्राहक कहा जाएगा। उसने आपके यहाँ से कोई सामान लिया और दूसरे के यहाँ जाकर पहुंचा दिया। तो यहाँ रिसेप्टर्स क्या होंगे, संग्राहक क्या होंगे? आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, आपकी पांचों सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये है, ये आपके संग्राहक हैं। इस पर आपको बहुत काम करना है। अब यहाँ देखिए, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई के दौरान जितने सेंस ऑर्गन्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, उतना बेहतर आपका लर्निंग प्रोसेस होगा, उतना बढ़िया अधिगम होगा। तो इसीलिए सीखने के दौरान अधिक से अधिक सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उन सेंस ऑर्गन्स का सहयोग लेना चाहिए, अधिक सेंस ऑर्गन्स का। अब अधिक सेंस ऑर्गन्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे? इस पढ़ाई में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपका माइक म्यूट है, तो आपने बोल बोल के भी, जैसे हमने बोला 2 बार, हम 3 बार रिपीट करते हैं किसी चीज को, आप भी बोल करके रिपीट करो। माइक आपका बंद है, किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। तो आपने सुना मुझसे, कान आपका इन्वॉल्व हो गया, आप बोल रहे हो, बोलने से आपकी एक और इंद्रियां इन्वॉल्व हो रही, आप देख रहे हो, अगर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो तो तीसरी इंद्रियां भी इन्वॉल्व हो गई। अगर आप लिखना शुरू कर दिया आपने तो एक और इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाएंगी। इस तरह से ज्यादा इंद्रियों को इन्वॉल्व करना, ये किस सिद्धांत में है? ये शैक्षणिक सिद्धांत में गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन पांचों में भी, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन में भी 2 का महत्व बहुत ज्यादा है। किसका? दृश्य और श्रव्य का। दृश्य मतलब देखने का इंपॉर्टेंस, और सुनने का। तो जनरली जो हम लोग इसमें करते हैं देखना और सुनना, तो देखना सुनना इसका रोल सबसे अहम होता है। अभी भी आप वही कर रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो पांचों में इन दोनों का, ये दोनों मुखिया हो गए, एक मुखिया एक सरपंच हो गए। अब योग में अगर बात करें लर्निंग की, तो सीखने के दौरान मानसिक के साथ साथ शारीरिक पक्ष सक्रिय रूप से समाहित होता है। किसमें? योग से तात्पर्य प्रैक्टिकल अभ्यास। जब हम योग का करते हैं तो सिर्फ वहां देखना और सुनना तो चलेगा नहीं। आप कहोगे प्रैक्टिकल अभ्यास में आप ही ने तो बोला था देखना सुनना है, सब सीख जाएंगे देख सुन करके। नहीं, वहां देखना सुनना, उसके साथ साथ मानसिक के साथ साथ आपको शारीरिक पक्ष को भी सक्रिय करना होगा, तब जाकर के आपका अधिगम बेहतर होगा। उसके बाद कहते हैं किसी शारीरिक अभ्यास को सीखने के दौरान दृश्य, यानी कि जो दिख रहा है, और प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन होता है। पहले आप देखो, फिर उसके बाद खुद उसका शारीरिक अभ्यास यानी कि उसको करना है। अब यहाँ भी बाकी ज्ञानेंद्रियों की भूमिका कम नहीं होती है। कान की भूमिका सुनने के लिए होगा, आपको अलर्ट भी रहना चाहिए कि आप गिर ना जाए, कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो सारी इंद्रियों को, सारे सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करके रखना है। बहुत बार हम कहते हैं ना पढ़ते समय बच्चों को, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यानी सारे सेंस ऑर्गन उसके एक साथ नहीं है, हाथ कहीं और चल रहा है। पढ़ते पढ़ते छोटे भाई को कुछ टोन दिया, बाल खींच लिए उसके, और पढ़ाई वो मुंह से चल रहा है, आंख देख रहा, पढ़ रहा है, एक बार खींच लिया। तो सारे सेंस ऑर्गन एक जगह पर केंद्रित नहीं है, हमें ये करना है, फिर हमारी पढ़ाई बहुत बेहतर होगी। यौगिक अभ्यास के शुरुआती अवस्था में जब हमने शुरुआत किया हुआ है,
हम लर्नर हैं, अभी नए नए हैं, तो पुनः पुनः अभ्यास जरूरी है। जैसे आप पहली बार अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हैं और आपने किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ है मास्टर जहां पर कि ये सारे सिलेबस में आपको कवर हो गया हो, तो आपको क्या ज्यादा परेशानी होगी, आपको फिर उसको कवर करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, यानी ओवर लर्निंग की आवश्यकता होती है। ओवर लर्निंग तभी क्या होगा, आपका अभ्यास शुद्ध होगा और उसमें कोई कमियां नहीं होंगी, निर्दोष होगा। नहीं तो गलती की गुंजाइश बनी रहेगी। बिना गलती के अभ्यास करने के लिए ओवर लर्निंग की जरूरत है। जब आप कम जानते हैं उस विषय के बारे में, अगर आप उसके मास्टर पहले से हैं, फिर ओवर लर्निंग की जरूरत नहीं होती, फिर तो आप एक बार पलट करके भी रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। अब लर्निंग यानी सीखने के दौरान निर्देश का यानी कि डायरेक्शन का जो आप बोलते हैं, उसका बहुत अहम रोल होता है और उस रोल को 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन सा? यौगिक कार्य करने से पहले के निर्देश, यौगिक कार्य जब हो रहा है उस समय वाले निर्देश, और यौगिक कार्य के अंत में सूचनाओं और दोष सुधार के रूप में दिया जाने वाला निर्देश। ये तीनों ही चीजें आप सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि योग शिक्षक हैं। कि आप किसी को योग कराने जा रहे हैं, आपने पहले कहा कि आज हम लोग ये अभ्यास करने वाले हैं, पहले आप सुन लीजिए उसके बाद अभ्यास कीजिएगा। तो पहले आप उनको निर्देश देते हैं कि सुनिए, वो सुनते हैं बेचारे, फिर कहते हैं एक बार करके भी दिखा दो, तो आप एक बार करके भी दिखाते हो। तो ये अभ्यास क्या कहा जाएगा कि यौगिक कार्य शुरू करने से पहले के जो डायरेक्शन है वो है ये। और फिर जब वो अभ्यास शुरू करने लगते हैं, आपको लगता है कि कुछ इसमें और निर्देश देना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए। एक तो पहले आपने कह दिया, फिर उसी चीज को आप उस दौरान भी रिपीट कर रहे हैं कि उनसे कहीं गलती ना हो जाए। तो जब वो कार्य कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, उस दौरान भी आप उनको निर्देश दे रहे होते हैं। तो 2 तरीका हो गया निर्देश का। और तीसरा है, जब उन्होंने अभ्यास कर लिया तब आपने उनको बताया कि आपने जो अभ्यास का इसमें ये कमियां रह गई थी और इसका ये फायदा ये नुकसान है, ये सारी जानकारी जो छूटी हुई जानकारी है, सारे निर्देश अब आपने लास्ट में दे दिए, ताकि कल जब वो अभ्यास करेंगे तो और बेहतर तरीके से करेंगे, जो कमियां थी उसको दूर करके करेंगे। उसके बाद है यौगिक अभ्यास के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कि यौगिक अभ्यास के दौरान अब पानी नहीं पीना है, शरीर गर्म है, ठंडा पानी नहीं पीना, बहुत प्यास लगी, 1 घूंट पानी पीना है, वो भी हल्का गर्म पानी जो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो। फिर रिलैक्स करना है। अगर थकान हो रही है तो आप अपने स्टूडेंट को बताओगे कि अगर थकान हो ज्यादा हो तो बताना, ये नहीं कि नहीं जबरदस्ती किए जा रहे हैं। फिर हम विचार करेंगे कि आपको अभी रिलैक्स देना है कि नहीं देना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भी स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, तभी उसका उत्तम यानी कि बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। अब जब आप अभ्यास करा रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए, तभी लर्निंग प्रभावी होगा। अब इतना लंबा समय दे दिया है, अब भी आप लोग समय मांगते हैं कि हमें जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए और समय चाहिए। अभी तक 4 ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो चुका है और जो बाकी के 4 ग्रुप हैं उसमें भी डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है, तो आपको विचार करने वाली बात है क्यों नहीं हो रहा है। सामूहिक कक्षा के दौरान अभ्यास को 2 भागों में बांटना चाहिए, अनौपचारिक अभ्यास और पर्यवेक्षित अभ्यास। यानी ये उनके लिए निर्देश हो रहा है जो आप सिखा रहे हैं, पढ़ाने वाले टीचर के लिए, कि आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, सामूहिक कक्षा है तो उसमें 2 भाग में बांटिए, अनौपचारिक अभ्यास और पर्यवेक्षित अभ्यास। अनौपचारिक अभ्यास में क्या है, आपने छोड़ दिया, आपने बता दिया, बताने के बाद कहा सब अपना अपना अभ्यास करो अनौपचारिक तौर पर। अब वो कर रहे हैं अभ्यास, आप उस दौरान 2 को देख रहे हैं, 4 को देख रहे हैं, किसी को नहीं भी देख रहे हैं, 10 मिनट का समय दिया, चलो अभ्यास कर लो खुद से। अभ्यास के 10 मिनट बाद अब आप पर्यवेक्षित अभ्यास कराएंगे, अब सब एक साथ करो, मैं सब पे नजर रख रहा हूं, उससे पहले आप नहीं रख रहे थे। ये पर्यवेक्षित अभ्यास हो जाएगा, उसी को अनौपचारिक और पर्यवेक्षित अभ्यास कहा गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर 1 में भी पढ़ना होता है, प्रगमन का सिद्धांत। प्रगमन का सिद्धांत अति आवश्यक है, ये सिद्धांत बहुत काम करता है, ये आपको, इसकी अवहेलना आप कर ही नहीं सकते। इसी सिद्धांत पर टीचिंग एप्टीट्यूड काम करता है, प्रगमन का सिद्धांत।
प्रगमन के सिद्धांत में दो बातें आती है, ध्यान रखिएगा। प्रगमन का सिद्धांत जब भी होता है उसमें दो ही बातें आती हैं हर जगह। जब आप स्कूल टीचर हैं, वहां पर भी बहुत सारे स्कूल टीचर अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो किसी क्रिया को सरल से जटिल की ओर ले जाना। यानी कोई बच्चा अगर जो चीज जान रहा है वो पूछने पर उसके अंदर उत्साह पैदा होता है, तो उससे वो पूछा जाता है तो उत्साह पैदा हुआ, उसने बताया, फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछा जाता है, मुश्किल चीजें बताई जाती हैं। 1+1 तो उसको पता है 2 होता है, 10+12 फिर पूछा जाएगा, फिर उसे 80+85 पूछा जाएगा। तो धीरे धीरे यानी सरल से जटिल की ओर उसको ले जाया जाता है, पहला सिद्धांत है। तो शब्द यही होगा, सरल से जटिल की ओर जाना। क्या है? सरल से जटिल की ओर जाना। दूसरा क्या सिद्धांत है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। दूसरा सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दो सिद्धांत प्रगमन के हो गए, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात मतलब जो जानकारी है उससे अज्ञात की ओर ले जाना। अब कहते हैं ये सिद्धांत, सॉरी सर इंटरप्ट यू सर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना मतलब जो चीज पता है सामने वाले को, उसको फिर कहीं पे भी लाके छोड़ देना इस तरीके से। नहीं वो नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं। ज्ञात से अज्ञात का तात्पर्य यह है कि अगर अभी आपसे पूछें कि रामचंद्र जी कितने साल के लिए वनवास गए थे, आप क्या बोलोगे? 14 वर्ष के लिए। ये आपको ज्ञात है? हाँ सर। ठीक है। अब आपको ये उसमें बहुत सारी चीजें 14 साल के दौरान हुई होंगी जो आपके लिए अज्ञात होंगी, क्योंकि आपने पूरा रामायण विस्तृत नहीं पढ़ा हुआ है, आपने मोटा मोटा पढ़ा हुआ है। अब उसमें से कोई ऐसा सवाल हम पूछ दें जो आपको जानकारी नहीं है, फिर आपको ज्ञात वाला आपने जवाब दिया, फिर आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ। अब ज्ञात से हम उस अज्ञात की तरफ ले जाए। अज्ञात का मतलब है कि जो जानकारी आपको नहीं है उसकी जानकारी देना। यहाँ अज्ञात का मतलब ये नहीं कि अज्ञात पे छोड़ देना है। अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात का मतलब है कि जो ज्ञात है वो तो आप पूछ करके उनकी जिज्ञासा जगा दो, एक भूमिका तैयार कर दो, फिर जो नहीं है उसको पढ़ा दो आप, जो उसको जानकारी नहीं है। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। सर अमिता जी को थैंक यू करना चाहूंगी, मैं भी यही समझ रही थी। थैंक यू बताने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना ये है। ऐसे तो बीच में छोड़ देंगे तो सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, लर्निंग का सिद्धांत कैसे रह जाएगा? एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चंद्र हमें दिखता है, चंदा मामा हमें दिखता है, लेकिन चंदा मामा दिखता है, लेकिन अज्ञात ये है कि चंदा मामा पे क्या है वो हमें देखना है। यानी कि ज्ञात चंदा है और उसके ऊपर जो है वो अज्ञात है। नोन टू अननोन। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, ये सबको पता था ना 14 साल वनवास हुआ, अभी आप ही लोगों ने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि सबरी माता को, वो भी बीच में आता है, रामायण का ही वो भी पार्ट है, उस दौरान ही, वनवास के दौरान ही उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनको किस ऋषि ने कहा था कि रामचंद्र जी का आप वेट करो, वो आएंगे आपके लिए, मिलेंगे आपको भगवान? ये नहीं पता था। तो बाद में हुआ कि कौन सा, आप जरा सा उस पर ध्यान दिया, जो अज्ञात हो गया वो चीज, कौन से ऋषि थे वो, तो पता चला। अरे मतंग ऋषि। देखिए बहुत बढ़िया कि मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी, मतंग ऋषि ने उनको कहा था। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें अज्ञात थी। तो ज्ञात से अज्ञात, लेकिन वनवास किसी के लिए अज्ञात नहीं था, ज्ञात तो सबके लिए वनवास है, रामचंद्र जी को वनवास हुआ। तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नोन टू अननोन की ओर जाते हैं। ये पढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही प्रभावी तरीका है। सर जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी योग क्या है, सिर्फ हम योग का नाम जानते हैं कई लोग, अब उसके बारे में कितना डीप नॉलेज दिया जा रहा है वो आप दे रहे हैं, तो बस यही है। अच्छा, क्या पढ़ हाँ हाँ, कह सकते हैं योग का कम है, और जब हम उसको और डीपली पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी जानकारी, अब ज्यादा हम उसको जो नहीं जानते उसको पढ़ रहे हैं, जो अननोन है। ठीक है। अब उसके बाद कहा गया गति क्रियाओं को सीखने के लिए, यानी कि आप कोई ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें शारीरिक मूवमेंट हो रहा है, चाहे तारासन में हो रहा हो, चाहे मयूरासन में हो रहा हो, चाहे आपके मत्स्येंद्र आसन में हो रहा हो, चाहे शीर्षासन में हो रहा हो। तो ये ऐसे अभ्यास हैं जिसमें आसन में आपको शरीर को गति करनी पड़ती है। क्रिया हो रही, क्रिया भी कैसी, गति वाली क्रिया हो रही है।
उसके लिए क्या जरूरी है, तो मौलिक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई मयूरासन कर रहा है और उसको अभी अभी 1 महीने पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो उस स्थिति में उस आसन के लिए उसकी शारीरिक क्षमता नहीं मानी जाएगी कि अप्रोप्रिएट है। तो उसी को कहा गया मौलिक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। अगर आप तारासन का अभ्यास कर रहे हैं, आप कुर्सी से खड़े नहीं हो पा रहे, तो आप बैठे बैठे अभ्यास कर लो। तो जिस अभ्यास के लिए जो क्षमता की जरूरत होती है उतना तो होना चाहिए। पेशीय बल, मांसपेशियों में उतनी ताकत होनी चाहिए उस अभ्यास के लिए, लचीलापन होना चाहिए। अब एक व्यक्ति पूरा शरीर आगे करके नाक को घुटने में लगा देता है, अब एक आदमी जाए उसको जरा सा ही आगे झुक पाता है, अब कहे कि नहीं दूसरे वाले ने लगाया, आप क्यों नहीं लगा पा रहे। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता, लचीलापन है। तो पश्चिमोत्तान आसन के लिए लचीलापन होना चाहिए, और लचीलापन अब आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे करते हुए। पेशीय सहन शक्ति भी होनी चाहिए। हर अभ्यास के लिए अलग अलग पेशीय सहन शक्ति होती है। आप बढ़ा घटा सकते हो, अलग बात है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कोई सामान, कोई चीज हमें बनाना है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो गति क्रियाओं के लिए कह रहे हैं मौलिक शारीरिक क्षमता तो होनी चाहिए, एक बेसिक शारीरिक क्षमता। मसल्स में आपकी ताकत होनी चाहिए, आपके थोड़ी लचीलापन होना चाहिए, मसल्स में जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, हृदय श्वसन सहन शक्ति होनी चाहिए, यानी कि श्वास को रोकने की भी सहन शक्ति आपकी पर्याप्त होनी चाहिए। कब, जब आप कोई तीव्र गति वाला अभ्यास करने वाले हैं, कोई कहते हैं ना उसको एडवांस आसन आप करने वाले हैं। प्रभावी तरीके से तभी सीखा जा सकता है जब इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट में कहा गया है सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में 3 विधि महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है पूर्ण विधि या सकल विधि। सकल का मतलब भी पूर्ण ही होता है, तो एक शब्द नया आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए शब्द लिखा हुआ है। क्या पता सकल विधि पूछ दे, आप कहोगे हम तो पूर्ण विधि पढ़ के गए थे। पूर्ण का मतलब भी कंप्लीट होता है, सकल का मतलब भी कंप्लीट होता है। उसके बाद है अंश विधि। अंश मतलब पूर्ण से अलग, और उसके बाद है दोनों को जोड़ करके संयुक्त विधि। पूर्ण अंश विधि, एक पूर्ण हुआ एक अंश, दोनों शब्द ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो पूर्ण अंश विधि हो गया। या फिर संयुक्त विधि यानी कि दोनों, या फिर इसका नाम और भी है प्रगामी अंश विधि, कोई भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। या इसका और नाम है पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। अब इतने नाम याद रखने हैं आपको, और ये याद कैसे रखेंगे, आपको कैसे याद रखें, तो अभी ऊपर सिद्धांत पढ़ा था, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बारंबार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको हम लोग आज ही कर लें क्या? 1 सेकंड, ये हम कल करेंगे, लंबा हो जाएगा, फिर अगली क्लास में दिक्कत होगी। तीनों विधि को जो अभी हमने सिर्फ नाम देखा है, तीनों विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों विधि हम लोग पूर्ण विधि और अंश विधि, पूर्ण अंश विधि दोनों मिला करके, या संयुक्त विधि, इसको हम लोग कल यहाँ से आगे देखेंगे।